और इस वक्त की बड़ी खबर, उसी की पहले बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में कल्की धाम का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। कल्की धाम में बनने वाले मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ लोग कई ऐसे अच्छे काम छोड़ गए हैं मेरे लिए, जिनको मैं पूरा करके रहूंगा। सुनाते हैं आपको। इसी कालखंड में हमने विश्वनाथ धाम के वैभव को काशी की धरती पर देखा है, निखरता हुआ देखा है। इसी कालखंड में हम काशी का कायाकल्प होते देख रहे हैं। इसी दौर में महाकाल के महालोक की महिमा हमने देखी है। हमने सोमनाथ का विकास देखा है, केदार घाटी का पुनर्निर्माण देखा है। हम विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं, और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और इसी पर अब चर्चा करेंगे कि हैट्रिक के वास्ते, सनातन के रास्ते, क्या यही संदेश सामने निकल कर आ रहा है विनोद जी? सनातन तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सनातन मुद्दा है जी। जैसे सनातन है वैसे ही सनातन मुद्दा उनका है। अब महत्वपूर्ण यह है कि कल की पीठ गए वो, कल की भगवान जो है वो भविष्य का अवतार है। जो विष्णु के 24 अवतार हैं उनमें जो 10वां अवतार होना है भगवान कल्की का होना है। 8वां भगवान कृष्ण का था, 7वां भगवान राम का, 6ठा परशुराम का और 9वां बुद्ध का माना जाता है और 10वां कल्की का। और कल्की पीठ के पीठाधीश्वर कौन है? आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो प्रियंका गांधी के सलाहकार थे, कांग्रेस के नेता रहे हैं, कांग्रेस के टिकट से संभल से चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा का चुनाव 2019 में राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़े, आज प्रधानमंत्री लखनऊ से, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके यहाँ हैं। यानी कांग्रेस अपने साधु को नहीं संभाल पाई और भारतीय जनता पार्टी ने उसको लपक लिया। तो ये भी एक तरह से आप क्या कहेंगे, कांग्रेस नेतृत्व की एक विफलता ही मानी जाएगी कि जो हमेशा बैटिंग करते थे सारे चैनलों पर, सारे मीडिया में कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, आज वो मोदी जी के साथ बैठे हुए हैं, मोदी जी वहां शिलान्यास कर रहे हैं। और अक्कू जी, जो सनातन का एक तरीके से परचम है कांग्रेस पार्टी में जो बुलंद करते थे, जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर विनोद जी ने यहाँ पर पूरा एक ब्यौरा उनका रख दिया, तो वो भी अब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर सनातन पर एकाधिकार बीजेपी का यहां से और मजबूत होता हुआ। हाँ, बिल्कुल सही है। वैसे भी एकाधिकार रहा है, लेकिन कुछ लोग थे जो कांग्रेस की या अन्य दलों में कुछ काम करते थे, उनके लिए सनातनी होने के नाते अपनी बात रखते थे। लेकिन अब बचा कुचा भी बीजेपी जो है अपने पास रख ले रही है, और बीजेपी क्या रख ले रही, वो सब कुछ लोग जो हैं वो इनके पास आ जा रहे हैं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, सत्ता का लालच, सत्ता का उपयोगिता सबको उधर खींच रही है, और वो एक ऐसा मैग्नेट है कि जिसकी वजह से सब लोग खींचे चले आ रहे हैं। सत्ता का संरक्षण, बिल्कुल वही मैग्नेट है। तो संरक्षण, तो कुल मिलाकर अभय जी ये कहा जा सकता है ना कि ये पूरा का पूरा माहौल जो राम में है चुनावी साल में, ऐसे में विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस के लिए तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है। आज ये संभल से जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आई, अभय जी देखिए, पूरा जो राजनीति और धर्म के मिलन का जिससे जितना स्पेस बनता था वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ कर लिया है, और उसको विपक्ष ने करने दिया। विपक्ष ने कोशिश भी नहीं की कि उसको वो अपनी तरफ रोक के रखे। इस मामले में विनोद जी की बात बिल्कुल सही है और अक्कू श्रीवास्तव की बात बिल्कुल सही है। इसमें एक नया दृष्टिकोण मैं पेश करना चाहता हूं कि सनातन का और राजनीति का ये जो मिलन है वो बिल्कुल, मैं पहले भी कह चुका हूं रोमाना आपके कार्यक्रम पे, ये बिल्कुल खिलाफत और खलीफा के पैटर्न पे है
इसमें देखिए जो एक राजनेता है वो सभी मंदिरों का, सभी धार्मिक कॉरिडोर का, सबका उद्घाटन कर रहा है, वही शिलान्यास कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बाकायदा उसके प्रतीक ही हैं कि वो रिलीजियस हेड भी हैं और पॉलिटिकल हेड भी हैं। यहाँ भी सारे देश में, चाहे अबू धाबी हो, चाहे भारत हो, चाहे विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे कल्की धाम हो, चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, सभी जगह एक पॉलिटिकल लीडर जो है वो मंदिरों का शिलान्यास कर रहा है। वो कोई राजनीतिक कॉन्फ्रेंस नहीं है ये, वो मंदिरों का उद्घाटन भी कर रहा है, उसका वो प्राण प्रतिष्ठा भी वही कर रहा है। तो पूरी तरीके से राजनीति और धर्म का उसी तरह मिलन हो गया है जिस तरह से इस्लाम में होता है या जिस तरह किसी जमाने में ईसाइयत में होता था, चर्च में होता था। स्ट्रीट का। बिल्कुल। तो मतलब राकेश शुक्ला जी जिस बात का जिक्र यहाँ पर सभी मेहमान कर रहे थे कि ये कहते हुए कर रहे हैं वो सब कुछ कि ये काम पहले नहीं हुए, ये अच्छे काम रह गए और अब मैं इनको पूरा करूंगा। मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक कॉन्फ्रेंस नहीं है, लेकिन निशाना राजनीतिक ही है, फायदा चुनावी ही है। देखिए, जो कल्की धाम की यदि अपन बात करें तो वहाँ पे सामाजिक और सनातन दोनों का प्लान है। सामाजिक इस दृष्टि से कि ये माना जाता है कि संभल एक बार भारतीय जनता पार्टी जीती है 1977 से सीट बनने के बाद से। तो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिला के एक स्पेस चाहिए था, एक मंच चाहिए था, जो प्रमोद कृष्णन जी ने उपलब्ध करा दिया है। अब वहाँ का जो सामाजिक समीकरण है यदि आप उसको देखेंगे तो ओबीसी और अन्य वर्ग 50% से ऊपर जा रहे हैं और 50% वहाँ पे मुस्लिम आबादी है। यदि इसको माइनस कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाज इस सनातन के नाम पे यदि एक हो जाएगा तो संभल सीट को 2024 के चुनाव में फिर से जीता जा सकता है। और कल्की धाम में जो एक मंच बना हुआ है वो मंच कहीं ना कहीं 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने लिए फायदेमंद बनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। और कल्की धाम में ये जो मंच, इसका चुनावी फायदा सिर्फ संभल लोकसभा सीट तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किस तरीके से संभल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री संभल गए और संभल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों का गणित अगर देखा जाए तो कुल 27 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2019 और 2014 के नतीजे में आपको दिखा रही हूं। देखिए किस तरीके से 2014 में इन 27 में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हालांकि 2019 में जब एसपी, बीएसपी, आरएलडी तीनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे तो फिर यहां नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था 5 सीटों का। बीजेपी का आंकड़ा 24 से घटकर 19 पर आ गया था। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी आंकड़े को दुरुस्त करने के लिहाज से संभल, कल्की धाम का यह मंच महत्वपूर्ण हो जाता है। विनोद जी, देखिए निश्चित रूप से संभल, जैसा कि राकेश जी ने कहा, 2014 में बीजेपी जीती और 2019 में जीती बीजेपी। उसके पहले संभल में जो है लगातार गैर भाजपा उम्मीदवार ही जीतते रहे और खासकर समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह जी वहाँ से चुनाव लड़े, रामगोपाल जी वहाँ से लड़े, जीते, और वहाँ का जो समीकरण था वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में था। अब चूंकि अगर मोदी जी वहाँ गए हैं और कल्की धाम का मंच उनको मिल गया तो संभल ही नहीं, संभल के बगल में अमरोहा है, मुरादाबाद है, उधर बिजनौर है। तो ये पूरा जो बेल्ट है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, चूंकि बिजनौर भी पिछली बार बीएसपी जीत गई थी, मलूक नगर जीते, इस बार वो आरएलडी को सीट दी गई है। शफीकुर रहमान बर्ग फिर से समाजवादी पार्टी ने और अमरोहा वही राजधानी से सरकार बीएसपी जीते थे। तो ये जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था इसी बेल्ट में, इसी पट्टी में हुआ था। प्रधानमंत्री के वहां जाने से और कल्की धाम में जाने से, ये मंच मिलने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर दोबारा जो है अपना झंडा लहराने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, इसीलिए हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या संभल से सधेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, पॉलिटिकल न्यूज है, ये जानकारी सामने आ रही है। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव ने दिया है बड़ा बयान। अखिलेश यादव कह रहे हैं जब तक सीट शेयरिंग नहीं तब तक यात्रा में शामिल नहीं होंगे अखिलेश यादव। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद है। वीरेश, क्या माना जाए, मतलब आज तारीख 19 फरवरी हो गई और अभी तक सीटों को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं। मतलब जब तक सीट शेयरिंग पर गारंटी नहीं हो जाती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, तब तक यात्रा से दूरी बनाकर रखेंगे अखिलेश।
देखिए, आपको एक अंदर की खबर दे दूं। अखिलेश यादव का अपने पार्टी के एक बड़े नेता के पास फोन आया कि आज 1 बजे तक दोनों पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाएगा और उसके बाद आप लोग रायबरेली की तैयारी कर लीजिएगा। बड़े ही कद्दावर नेता के पास फोन आया और उस नेता ने मुझे फोन करके बताया कि अखिलेश यादव जी का फोन आया है। उनका यह कहना है कि 1 बजे तक दोनों पार्टियों के बीच की सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाएगा और ऐसे में रायबरेली में आ जाऊंगा। मैं Z+ प्राप्त नेता हूं, ऐसे में नियम के हिसाब से 24 घंटे के पहले हमें जिला प्रशासन को सूचित करना पड़ता है, साथ ही साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष को सूचित करना पड़ता है और साथ ही साथ मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो ऐसे में मैं कहीं हल्का ना हो जाऊं। इस लिहाज से अगर मैं रायबरेली आ रहा हूं तो आप लोग गुप्त तरीके से तैयारी रखिए और एक कॉल पर आप लोग अपने लोगों को इकट्ठा कर लीजिएगा, क्योंकि जो अखिलेश यादव का जलवा है इस लिहाज से कि वो जब जिले में जाते हैं तो उनके पास बहुत अपार भीड़ और उनके कार्यकर्ता और नेता जुड़ते हैं। लेकिन अब 1 बजने वाला है और ऐसे में जिस तरीके से बयान आया है अखिलेश यादव का, यह लगता साफ है कि जो सूची का आदान प्रदान पिछले 1 महीने से लगातार हो रहा है और रामगोपाल यादव ने भरे मीटिंग में यह कहा था कि आप कौन सी सीट जीत सकते हैं, कृपया वो बता दीजिए। उसके बाद से तलखी बढ़ी थी और समाजवादी पार्टी ने अपना ट्वीट किया था, यानी एक्स किया था और उस पर साफ कहा था कि भाई ये लोग बहुत ही अंधेरे में रखते हैं। तो समाजवादी पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों से मेरे पास जानकारी है कि राहुल गांधी जिस तरीके से इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रहे हैं और हाईकमान और सूची का जो घालमेल चल रहा है उससे बहुत निराश स्थिति में है अखिलेश यादव, क्योंकि अभी तक वो रायबरेली के जिलाध्यक्ष को ये तय नहीं कर पाए हैं। आज से लगभग 10 दिन पहले विधानसभा सत्र में ऑन रिकॉर्ड हमसे कहा था अखिलेश यादव ने और एबीपी न्यूज से कहा था कि रायबरेली लखनऊ के नजदीक है, न्याय यात्रा में जाऊंगा। और अंदर की खबर मेरे पास है कि उन्होंने बड़े नेता से फोन करके आज ही कहा कि आप लोग तैयारी रखिएगा, 1 बजे तक जो सीट शेयरिंग का मामला है वो ठीक हो जाएगा और कल रायबरेली में अपने दल बल के साथ गाजे बाजे के साथ में पहुंचूंगा, क्योंकि गठबंधन का मामला है, मामला हल्का नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वो कह रहे हैं, तो चलिए इंतजार कर लेते हैं ना। अब 1 बजने में भी 20 मिनट से ही कम का वक्त बाकी रह गया है, देखते हैं 1 बजे तक क्या हो जाता है। सवाल तो बड़ा यही है कि क्या कुछ हो पाएगा, सीटों को लेकर तालमेल बन पाएगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। बहुत शुक्रिया आपका, नजर बना कर रखिए, कोई और अपडेट आए तो जरूर दीजिएगा दर्शकों को। इस बीच जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं खास मेहमान जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अक्कू जी, क्या लग रहा है आपको, गठबंधन होगा या नहीं होगा? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा फिलहाल, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से अखिलेश दूरी बनाते चले जा रहे हैं वो अपने आप में अजीबोगरीब बात हो जा रही है। लेकिन अखिलेश इस तरीके से जो कह रहे हैं ना, अगर करेंगे तो नहीं होगा, तो जाएंगे तभी जब वो हो जाएगी, ये आप पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या देना चाहते हैं? खासतौर से जिसको वोट देना है उसको क्या देना चाहते हैं? कांग्रेस जो कर रही है, आप कर रही है, अभी इतने दिनों में आप अगर एक दूसरे को नहीं समझ पाए हैं तो बहुत दुखद स्थिति है और खास तौर से आपकी तैयारी फिर उसी तरीके से इफेक्टिव होती है। ये तो गनीमत है कि अखिलेश ने 2 सीटों पे पहले कह रखा था, रायबरेली की सीट वैसे ही तिलांजलि को चली गई है, अब वो सोनिया गांधी नहीं लड़ रही है, तो इसका मतलब हो गया बची सिर्फ अमेठी सीट। अमेठी भी अभी भी पक्का नहीं हो पा रहा है कि क्या राहुल अभय जी यहाँ पर ये पेज क्यों अटकता हुआ नजर आ रहा है? वो जिस तरीके से पहले अखिलेश यादव की तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिया गया था 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद जिस तरीके से चौधरी जयंत निकले और वो आरएलडी के खाते वाली 7 सीटें वो भी खुलकर अब गठबंधन में ही बटेंगी आपस में, तो क्या उसी को लेकर आपको लगता है कि एक नए सिरे से यहाँ पर बातचीत की शुरुआत हुई होगी? देखिए, कांग्रेस, उन्होंने 11 सीटों का प्रस्ताव किया था। अगर कांग्रेस उन 11 सीटों को मान लेती, एक आध सीट का और आग्रह करती रहती, वो भी उसे मिल सकती थी बाद में, क्योंकि सीटें उत्तर प्रदेश में बहुत हैं और जयंत चौधरी के जाने के बाद और भी ज्यादा सीटें बढ़ गई हैं, गुंजाइश बढ़ गई। हाँ, गुंजाइश बढ़ गई है बांटने की। लेकिन कांग्रेस का जो कुल मिलाकर रवैया है, चाहे वो बंगाल में देखें हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश में देखें, चाहे आप महाराष्ट्र में देखें, वो रवैया कुछ ऐसा है जैसे कांग्रेस सीटों का तालमेल दरअसल करना नहीं चाहती है, करने की केवल एक्टिंग कर रही है। कांग्रेस ने इस बार ये लगभग तय कर लिया है, जैसे कल नीरजा चौधरी 2-3 दिन पहले नीरजा चौधरी संदीप चौधरी कार्यक्रम पे कह रही थी कि राहुल गांधी की निगाह अब 2024 पर रही नहीं है। राहुल गांधी तो 2029 को देख रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि 2024 में तीर नहीं मार पाएगा और 2029 में क्या तीर मारेगा। तो काफी बुरी हालत में कांग्रेस ने सीटों के तालमेल को बना दिया है।
इंडिया गठबंधन व्यवहारिक रूप से तकरीबन समाप्त हो चुका है। केवल क्षेत्रों में जो कुछ संघर्ष होगा, क्षेत्रीय शक्तियां मिलकर जहां कोई पहले से गठबंधन बने हुए हैं वो करेंगी। बिल्कुल रास्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए साफ है। उत्तर प्रदेश में ही भाजपा अपनी सीटें ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकती है, केवल वहीं ज्यादा गुंजाइश है उसके। मैं आपको एक लाइन जोड़ दे रहा हूं कि सिर्फ 14 में भी यही कहा था कि 19 तो मतलब ठीक है कि अभी नहीं हो पा रहा, 19 देखेंगे, यही बात की गई थी। अगर ऐसे किया जाएगा, राजनीति जो अपू जो कह रहे हैं, राजनीति में जो आपके सामने तुरंत मौका है, अगर आप उस सफलता को नहीं प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी दूरगामी सफलताएं आपकी गोदी में नहीं गिरती हैं। 24-29 में क्या होगा कौन जानता है। अभी तो 24 आपके सामने है और बहुत पहले से आपके सामने है। आपको सब कुछ कर लेना चाहिए, आपने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ी है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं एमएनएस मतलब राज ठाकरे की पार्टी। एमएनएस के चीफ राज ठाकरे जल्दी ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने राज ठाकरे से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली है और इस बैठक के बाद अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जल्दी ही राज ठाकरे एनडीए के साथ होंगे और इसके लिए जल्दी ही राज ठाकरे को दिल्ली भी बुलाया जा सकता है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह कुछ ही देर में मौजूद होंगे और डिटेल्स के साथ। फिलहाल ये बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में खुद को और मजबूत बनाने के लिए ये एनडीए की बड़ी कवायद और इस कवायद के तहत एनडीए में अब राज ठाकरे को भी शामिल किया जाएगा। राज ठाकरे से मुलाकात की है आशीष शेलार ने, जो मुंबई बीजेपी अध्यक्ष हैं। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात चली है और ऐसे में राज ठाकरे भी एनडीए में अगर शामिल हो जाते हैं तो फिर महाराष्ट्र में एनडीए का कुनबा कुछ और ज्यादा मजबूती की तरफ बढ़ेगा। सीधे लेकर चलते हैं आपको मृत्युंजय के पास, जानते हैं मृत्युंजय से क्या डिटेल्स मिल रही है। राज ठाकरे भी एनडीए के साथ कब तक औपचारिक तौर पर शामिल हो सकते हैं? देखिए, एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है भाजपा नेता आशीष शेलार और राज ठाकरे के बीच में। 1 घंटे तक ये बैठक चली है और इस बैठक के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो कि राज ठाकरे की पार्टी है उसे भी महायुति में, जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन है उसे महायुति कहते हैं, उस गठबंधन में उन्हें शामिल किया जाएगा। इसको लेकर मनसे के नेता भी काफी सकारात्मक हैं और लेकिन ये जो ऐलान होगा, इस ऐलान में समय है क्योंकि राज ठाकरे दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद इसका आधिकारिक ऐलान होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद राज ठाकरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस मामले पर वो बात कर सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में राज ठाकरे की लोकसभा के अनुसार बहुत ताकत नहीं है, लेकिन कई सीटों पर वो बीजेपी शिवसेना को पहले नुकसान पहुंचा चुके हैं। 2009 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, ये मनसे का पहला चुनाव था लोकसभा का, तब सीटें एक भी नहीं जीती थी मनसे ने, लेकिन 6 सीटों पर भाजपा शिवसेना गठबंधन को हराने में बड़ा योगदान दिया था। 2014 का चुनाव वो नहीं लड़े थे लोकसभा का, नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया था। 2019 में उनकी तैयारी नहीं थी, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन इस बार उनकी इच्छा है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन उतनी काबिलियत नहीं है कि वो सभी 48 सीटों पर लड़े। तो ऐसे पर अगर वो गठबंधन में आते हैं तो हर सीट पर एक बड़ा वोट परसेंटेज जो कि मनसे का है वो एनडीए के पाले में जा सकता है। और कहीं न कहीं मुंबई की अगर हम बात करें, मुंबई में लोकसभा की 6 सीटें हैं, मुंबई के आसपास ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, इनकी बात करें तो 4 सीटें हैं। तो ये 10 सीटों पर मनसे के कई वोट हैं, प्रभाव पड़ेगा। और कहीं न कहीं बीजेपी अगर बड़ी जीत की तरफ देख रही है तो मनसे को साथ लेने पर फायदा ही होगा। बिल्कुल, सियासी समीकरण साधने में आसानी एनडीए को महाराष्ट्र, खासतौर से मुंबई और आसपास की कुल 10 लोकसभा सीटों पर। और इसी के तहत बड़ी खबर ये कि राज ठाकरे भी एनडीए में जल्द शामिल हो सकते हैं।